हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बुक। लर्नर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज बुक पर। और लर्नर्स, इस प्रेजेंटेशन सीरीज़ में हम कुछ लिटरेरी टर्म्स, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच, इस तरह की बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें टीजीटी, पीजीटी और नेट एग्ज़ाम में मदद करते हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और नेट इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए आप मेरे चैनल नॉलेज बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो लर्नर्स, without wasting time, we'll start our presentation. So in this presentation we are going to discuss some of the figures of speech, but this is a lecture series which is regarding literary terms. So most of the literary terms which are asked in your TGT, PGT and NET English exam will be discussed in this lecture series, right? तो आपके लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया लिटरेरी टर्म्स का, उसी में सारे वीडियोज़ ही रहेंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लर्नर्स, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स की हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो लर्नर्स, व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच? फिगर्स ऑफ स्पीच is a deviation from ordinary use of words. It means we are not using the ordinary words. Normally whatever the words we are supposed to use, we are not using it. तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऑर्डनरी जो यूज़ ऑफ वर्ड्स होता है फिगर्स ऑफ स्पीच में, कुछ अलग तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, है ना। तो भाई सिंपली हम कुछ भी कहना हो तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में ना कह सके उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करके, इधर कंपेयर करके, उधर कंपेयर करके, कुछ मतलब अलग तरीके से उसी बात को बोलते हैं जिससे कि क्या हो, जिससे कि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज़ द इफ़ेक्टिवनेस। तो हम वर्ड्स की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम वर्ड्स की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेट्रिकल फिगर 2 because it produces a rhetorical effect, because it produces a influential effect, because it produces a rhetorical effect। इन जो फिगर्स ऑफ स्पीच को हम रेट्रिकल फिगर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रेट्रिकल फिगर भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। ये रेट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा मतलब बदलाव लाते हैं, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, उसको और इफेक्टिव बनाते हैं, और अच्छा बनाते हैं, और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हो कि अपनी जो भी चीज़ हम कहना चाहते हैं बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहना है, तो उसके लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। सो वी यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस एंड टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। कीप इन माइंड, राइट। ये हो गया थोड़ा सा फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। लर्नर्स, कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, या हमें इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इट डिविएट्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रियल मीनिंग और कॉमन यूजेज। सो हियर व्हाट वी फाइंड, द स्टेटमेंट इज डिविएटेड फ्रॉम इट्स रियल मीनिंग और कॉमन यूजेज। तो स्टेटमेंट को उसके रियल मीनिंग से या कॉमन यूजेज से हटा दिया जाता है टू क्रिएट अ न्यू रिक्वायर्ड इफेक्ट। फॉर व्हाट? to create a new required effect. So it will create a new required effect, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में एक नए तरीके का इफेक्ट क्रिएट होता है। इट यूजली एम्फेसाइजेस, एम्बलिशेस, क्लैरिफाइज लैंग्वेज इन बोथ रिटन एंड ओरल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, किसी में भी आप देखते हैं कि ये उसको और अच्छे से जोड़ देता है, सजाता है, और चीज़ों को क्लियर करता है। एम्फेसाइज करता है मतलब उस पर जोर देता है कि हाँ ये वाली बात। एम्बलिश करता है, उसको सजाता है, संवारता है, अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है, ज़्यादा प्रस्तुतात्मक बनाता है, मतलब ज़्यादा प्रस्तुत करने की योग्य उसको बनाता है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। क्लियर करता है चीज़ों को, और अच्छे से क्लियर करता है कि हाँ भाई इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ों को इस तरह से और अच्छे से क्लियर करता है। यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो चीज़ों को बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? इट इज़ अ क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे एक रचनात्मक यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, क्रिएटिव यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, जिससे कि एक अच्छा सा इफेक्ट बने, ठीक है, जिससे कि सामने वाले को बहुत अच्छे से कोई चीज़ समझ में आए और बहुत डिटेल में कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि क्रिएटिव यूज़, नए तरीके से यूज़, किसी चीज़ को नए तरीके से प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना, क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना, यही होता है फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब। कि सुंदरीकरण आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो, किसी भी चीज़ को सिंपल शब्दों में कहना और किसी भी चीज़ को बहुत इफेक्टिव और सुंदर तरीके से कहना। तो सम फिगर्स ऑफ स्पीच, देयर आर सो मेनी, मेटाफर, सिमिली, मेटोनिमी एंड देयर आर सो मेनी, सो टू नेम। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे होते हैं। एंटीथेसिस, सर्कमलोक्यूशन, पन, सो दीज ऑल आर द
व्हाट, दिस ऑल आर द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो कुछ हम जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी एक लिस्ट में लाइन से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बाद में इस प्रेजेंटेशन की सीरीज़ में ही बहुत डिटेल में चीज़ें आती रहेंगी, बहुत कुछ आता रहेगा। तो लर्नर्स ये ध्यान रखिएगा, इन प्रेजेंटेशन सीरीज़ में वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं जो आपको टीजीटी, पीजीटी और नेट इंग्लिश में मदद करेंगी। ठीक है, इसको पढ़ के बहुत से लोगों ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, figures of speech are traditionally classified into schemes. Now we can see how it can be classified. It can be classified into schemes which vary the ordinary sequence of words. Scheme means here the ordinary sequence of words will be varied. तो फिगर्स ऑफ स्पीच को एक स्कीम्स और ट्रोप्स में क्लासीफाई किया जाता है। स्कीम्स में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डिनरी जो सीक्वेंस होता है वर्ड्स का वो वेरी करता है। नॉर्मल सीक्वेंस की जगह कुछ अलग तरह का सीक्वेंस यूज़ करते हैं वर्ड का। नॉर्मल सीक्वेंस ना यूज़ करके कुछ अलग तरह का सीक्वेंस यूज़ करते हैं हम वर्ड्स का। ठीक है, और ट्रोप्स होते हैं। तो स्कीम्स और ट्रोप्स में दो कैटेगरी में ट्रेडिशनली क्लासीफाई किया जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो फिगर्स ऑफ स्पीच को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन सी हैं? पहला है स्कीम्स, दूसरा है ट्रोप्स। और ट्रोप्स में क्या होता है, वेयर वर्ड्स कैरी ए मीनिंग अदर देन व्हाट दे ऑर्डिनरी सिग्निफाई। सो हियर इन ट्रोप्स words carry meaning which is ordinarily not presented. Whatever they ordinary signify, apart from that also there is some meaning. तो ट्रोप्स में क्या होता है कि नॉर्मल जो मीनिंग वर्ड बताते हैं वो तो बताते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा उससे एसोसिएटेड मीनिंग जुड़ा होता है, यानी कि डीप मीनिंग, कुछ एसोसिएटेड मीनिंग, साइड बाय साइड मीनिंग, कुछ अलग तरह का मीनिंग भी होता है। ठीक है, तो एक अर्थ नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे अर्थ, उससे एसोसिएटेड बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो गया स्कीम, जिसमें ऑर्डिनरी वर्ड सीक्वेंस से अलग कुछ मतलब बनाया जाता है, और एक हो गया ट्रोप्स, जिसमें नॉर्मल मीनिंग के अलावा, जो ऑर्डिनरी मीनिंग होता है उसके अलावा बहुत कुछ और भी मीनिंग होते हैं। वेयर वर्ड्स कैरी अ मीनिंग अदर देन द ऑर्डिनरी मीनिंग। इसमें वर्ड्स में जो है सिंपल मीनिंग के अलावा भी बहुत सारा मीनिंग होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी वन थिंग। An example of a scheme is polysyndeton. So what we can see, scheme, example of scheme, what we see there is polysyndeton. The repetition of conjunction before every element. Here we will find the repetition of conjunction before every element in a list, where the conjunction typically would appear only before the last element. So here conjunction that we are repeating, it will only appear before the last element, as in lions and tigers and bears. Oh my, so this is oh my coming, right? So this is emphasizing the danger and number of animals more than the prosaic wording with only the second end. So यहाँ पे आप क्या देखते हैं लर्नर्स की, कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे उसको वो एम्फेसाइज करता है। ठीक है, डेंजर को एम्फेसाइज करता है, जैसे बोल रहे हैं लायंस एंड टाइगर्स एंड बियर्स, ओ माय। तो ये हमारा हो गया एक तरह से स्कीम का एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा है, आप देखिए जैसे मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में क्या होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रोप। सो स्कीम एंड ट्रोप, टू कैटेगरीज वी हैव। स्कीम में क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो सीक्वेंस होता है उसको थोड़ा सा अलग किया है ना, सीक्वेंस को चेंज किया है। स्कीम में क्या किया, मैं देखिए सीक्वेंस को ओ माय यहाँ पे लास्ट में ला दिया, तो सीक्वेंस को चेंज करते हैं किसमें, हम स्कीम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्कीम में क्या चेंज होता है, सीक्वेंस। ठीक है, और दूसरा होता है ट्रोप। ट्रोप में क्या चेंज होता है, आपको पता है कि एसोसिएटेड मीनिंग होता है ट्रोप में। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रोप में एसोसिएटेड मीनिंग होता है। ठीक, ट्रोप में एसोसिएटेड मीनिंग, जैसे कि मेटाफर हो गया, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। सो हियर it is saying that all the world is a stage. Directly it is saying that all the world is not like a stage. It's directly saying that all the world is a stage. तो कुछ मतलब दूसरी मीनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पूरा ये वर्ल्ड है ये एक स्टेज की तरह है। ये एक स्टेज है की तरह नहीं है, एक स्टेज है, ऐसा बोल दिया डायरेक्टली। तो कंपेयर कर दिया किसको, वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर कर दिया कि यहाँ पे सभी लोग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ट्रोप। ट्रोप में क्या होता है, कुछ एसोसिएटेड मीनिंग भी होते हैं। ठीक है, ये समझना है आपको कि भाई यहाँ पे ये बता दिया कि जो पूरी ये दुनिया है इसको ये बता दिया कि यहाँ पे सभी लोग आते हैं, अपना जीवन जीते हैं, चले जाते हैं। तो एक तरह से एक स्टेज की तरह, एक स्टेज ही है, ऐसा बोल दिया मेटाफर में। मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्टली बता देते हैं कि ये चीज़ ये है, ये उसकी तरह है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये उसकी तरह है, ये उसकी तरह, ऐसा वाला बोलते हैं। तो वो किस में होता है, वो सिमिली में होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली समझना है कि यहाँ पे हमें स्कीम
और ट्रोप में अंतर समझना था, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या अंतर है स्कीम में और ट्रोप में। ठीक है लर्नर्स, चलिए अब थोड़ा बहुत देखते हैं क्या क्या दिया यहाँ पे इन्होंने। सबसे पहले आ रहा है हमारा एलिट्रेशन। सो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज कमिंग एलिट्रेशन, राइट। Yeah, learners, so what I was saying that we are dealing with what? Alliteration, right? तो हम बात कर रहे हैं एलिट्रेशन की। अब एलिट्रेशन में क्या होता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। हियर व्हाट इज हैपनिंग? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज हैपनिंग, राइट। सो हियर वी सी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो लर्नर्स एलिट्रेशन में क्या होता है? बहुत आसान होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का राइट नेक्स्ट टू ईच अदर विच क्रिएट्स अ मेमोरेबल और मेलोडिक इफेक्ट। ठीक है लर्नर्स, तो ध्यान रखिए एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। सो हियर एस 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 as you can see is repeated. So consonant sound S here it is repeated, right? So this is what we can find in the alliteration. तो alliteration में क्या होता है learners? बहुत ही simple है, ठीक है। alliteration में क्या होता है कि consonant sounds का repetition होता है, बस बहुत ही simple है। Next we have antithesis. Antithesis में क्या होता है learners? Antithesis is a literary technique that places opposite things. Anti means what? Opposite things, right? Or ideas. So opposite things or ideas to one another in order to draw out their contrast. So find out their contrast, find out their difference to understand what is there. So it is what happening. So antithesis में क्या होता है? दो अपोजिट चीज़ें या दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि पाया जा सके दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, चार्ल्स डिकेंस के वर्क अ टेल ऑफ टू सिटीज से लिया गया है। तो यहाँ पे बेस्ट और वर्स्ट दोनों बता दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें देखो अपोजिट आइडियाज़ आ गए ना, ये अच्छा भी टाइम है और ये बुरा भी टाइम है, तो ये हो गया एंटीथीसिस। तो यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं एंटीथीसिस क्या होता है बड़े ही आराम से। तो एलिट्रेशन हो गया, एंटीथीसिस हो गया। नेक्स्ट वी हैव एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज व्हाट? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच is when a character addresses someone or something that is not present or cannot respond. So when we are talking about something which is not present or someone who is not able to respond, who cannot respond, so हम ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लर्नर्स यहाँ पे जो वहाँ प्रेजेंट नहीं है या जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, जो बोल नहीं कर सकता, उसके बारे में हम जो बोल नहीं सकता उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द कैरेक्टर माइट स्पीक टू समवन deceased, so it can talk about what? Someone deceased who is dead, an inanimate object or any concept, so it can talk about something. So character can speak to someone deceased, inanimate कोई मरा हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो जिंदी है, जिंदा नहीं है, या कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या जो यार रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ रोमियो, रोमियो वेयरफॉर आर्ट द रोमियो। सो यहाँ पे मतलब वो प्रेजेंट नहीं है इसलिए उसकी बात की जा रही है। तो मतलब जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट ना हो, जो मर गया हो, है ना, किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वो पे हमारा क्या हो जाता है? अपॉस्ट्रोफी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लर्नर्स सर्कम लोक्यूशन। सर्कम लोक्यूशन, व्हाट इज सर्कम लोक्यूशन? सर्कम लोक्यूशन इज द यूज ऑफ पर्पसली वर्डी डिस्क्रिप्शन। हियर वी आर डूइंग वर्डी डिस्क्रिप्शन, you can think of it as talking in circles. So regarding the point we are talking in circles. So इसमें circumlocution में क्या होता है कि पर्पसली बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर घुमा फिरा के बताते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली ना बोल के घुमा फिरा के बोलना। इट इज़ पर्पसली वर्डी डिस्क्रिप्शन। सो circumlocution मीन्स पर्पसली वर्डी डिस्क्रिप्शन, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पर लर्नर्स की circumlocution मतलब होता है पर्पसली वर्डी डिस्क्रिप्शन, और इसको कह सकते हैं कि टॉकिंग इन सर्कल। जैसे इन द हैरी पॉटर सीरीज मोस्ट कैरेक्टर्स डोंट से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट्स नेम, इंस्टीड
they use this circumlocution, he who must not be named. So instead of taking the name, they are using this kind of wordy description, that is he who must not be named. अब किसी आदमी का नाम ना लेकर के हमने क्या बोल रहे हैं उसके बारे में कि he who must not be named, ठीक है। इस तरह से उसका इतना बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। ये हो गया हमारा सर्कमलोकेशन हो गया, ठीक है। Next we have epigram. Epigram is what? It's a clever and memorable statement. You will find epigrams in speeches, poetry, and at the front of a book. So it is simply clever and memorable statement, right? So that can be epigram. So it can be found in front or end somewhere you will find. Like, no one can make you feel inferior without your consent, by एलेनोर रूजवेल्ट। तो ये एक मतलब बहुत ही समझदारी भरा, बहुत ही यादगार, बहुत ही चतुराई भरा, बहुत ही अच्छा सा एक मतलब स्टेटमेंट होता है, आप कह सकते हैं एपिग्राम, ठीक है। तो एपिग्राम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ही समझदारी भरा, बहुत ही विवेकशील और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट एक सेइंग होती है उसको। जैसे यहाँ पे क्या बोला, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर, है ना। तब तक आपको कोई मतलब इन्फीरियर नहीं बना सकता जब तक आप खुद ना मान दें अपने आप को इन्फीरियर, मतलब तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाएं, इस तरह से आप कह सकते हो इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा एपिग्राम। नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है लर्नर्स? Euphemism is a way to say something in an understated manner, often to avoid difficult topics like money, death, sex. तो यहाँ पे क्या होता है लर्नर्स, हम कुछ चीज़ों को ऐसा बनाते हैं कि मतलब डायरेक्टली, ताकि किसी को हर्ट ना हो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ना कह करके अरे वो तो मर गया, इस तरह से ना बोल करके अरे उनके यहाँ बहुत बड़ा शोक का दिन चल रहा है, बहुत दुख की बात, इससे थोड़ा सा घुमा फिरा के चीज़ों को बोलना, ताकि डायरेक्टली वो हार्श उसका इफेक्ट ना महसूस हो, है ना। थोड़ा सा इस तरह से बोलते हैं। जैसे डेथ कैन बी एन अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट, सो वी हैव डेवलप्ड मैनी यूफेमिज्म्स टू अवॉइड confronting it head on. Like, rather than telling a friend that a relative died, you can say that kicked the bucket, passed away, or are no longer with us. So simply directly we don't say that they died. तो लर्नर्स यहाँ पे सीधी सी बात है, अरे वो तो मर गए, ऐसा नहीं करके अब वो हमारे साथ नहीं रहे ऐसा बोलते हैं, है ना। वो गुजर गए ऐसा बोलते हैं। तो घुमा फिरा के चीज़ों को बोलना, थोड़ा सा डायरेक्ट मतलब बहुत हार्श इसका इफेक्ट हो, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा कम मतलब हार्श करके, थोड़ा सा उसको दबा के, थोड़ा सा हल्का फुल्का करके उसको बताने की कोशिश करना। तो इस तरह की चीज़ों को हम बता दें, जिसमें मनी, डेथ, सेक्स, इस तरह से रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं उनकी मतलब बातों को करने की कोशिश करते हैं। Next we have learners hyperbole. Hyperbole is a deliberate exaggeration. So it is exaggeration. We are increasing the effect that adds emphasis. So exaggeration is giving emphasis, urgency, excitement to a statement, right? So हाइपरबोल इज गिविंग व्हाट? एम्फेसिस, अर्जेंसी, एक्साइटमेंट। देखिए हाइपरबोल में क्या होता है, बोलते हैं ना बढ़ा चढ़ा, इसका नाम ही हाइपरबोल, मतलब बड़े बोल, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। तो एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, 2 हो तो उसको 20 बताएंगे, 20 हो तो उसको 200 बताएंगे, इस तरह से करके बढ़ा चढ़ा के बोलना, बहुत ज़्यादा जोर देना, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी की जोर देना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात करना। तो इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए हम हाइपरबोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। अब कह रहा है अगर मैं जल्दी से खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा भूख से। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई तुरंत आप मर जाएंगे। बढ़ा चढ़ा के बोल इसलिए क्योंकि भाई बहुत अर्जेंट है, बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत ज़रूरत है मुझे खाने की, बहुत ज़्यादा है। तो एम्फेसिस, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। कैसे बोल रहे हैं? इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। तो यहाँ पे हंगर की अर्जेंसी को बता रहे हैं कि बहुत तेज़ भूख लगी भैया, जल्दी से खाना लाओ, नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊँगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई खाने से कोई तुरंत खाना ना मिले 2-4 घंटे में तो मर जाएगा। बिना खाने के आदमी तो कई दिन जिंदा रह सकता है ना। तो ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि भाई अर्जेंसी दिखाने के लिए मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव लर्नर्स आयरनी, राइट। सो नाउ आयरनी इज व्हाट? Irony is a situation that subverts a reader's expectation. Here everything is subverted. Here everything is
opposite. We are expecting for something else and it's going to happen something else. Like one of characters of his story is, hypochondriac, right? Hypochondriac means always conceive that they have an exotic or uncurable disease. Someone is feeling that I have uncurable disease and simply they die of. And ironic ending will be what? Ironic ending for this character will be if they die of common cold. See, somebody is saying that I have something very dangerous disease, but they are dying of very simple just common cold. सो लर्नर्स आयरनी में क्या होता है कि सोचते कुछ है, होता उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे यहाँ पे बताया कि कोई आदमी हमेशा ये सोच रहा हो कि भाई मुझे तो बहुत खतरनाक कोई बीमारी हुई है, मैं उससे मर जाऊँगा, ये है वो है, लेकिन अंत में दिखा कि भैया वो तो किसी से नहीं मरा, सर्दी जुकाम से मर गया। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना, कुछ अपोजिट हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाना। हम मान लो बहुत ही अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ बुरा हो जाना, तो जस्ट अपोजिट होना, ठीक है। जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट होना, ये आयरनी होती है। हम अपोजिट कर रहे थे भैया हमें जो है लॉटरी लगेगी तो कम से कम 1 लाख रुपये जीतेंगे, लॉटरी लगी 10 रुपये की, तो जस्ट अपोजिट हो गया ना। तो इस तरह से तो लर्नर्स इस तरह से हमने डिस्कस किए। अभी देखिए लर्नर्स बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स होते हैं, तो मैं अभी पीछे और नहीं जाऊंगा, अभी बहुत सारे हैं, लिटोट्स है और बहुत सारे आएंगे, तो मैं आज इसको यहीं पे एंड करूंगा आयरनी पे ही, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या कर रहा है, आपने क्या देखा, फिगर्स ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। जो भी हम कहना चाहते हैं उसको और डिटेल में प्रेजेंट करने में हमें मदद करना है। तो लर्नर्स ये आप याद रखिएगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे हमें हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको टीजीटी, पीजीटी और नेट इंग्लिश में मदद करेगा। तो जो भी बच्चे टीजीटी, पीजीटी, नेट की तैयारी कर रहे हो, इन वीडियोस को सभी को शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो सके हर जगह शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ जोड़िए, बढ़िया सा ग्रुप बनाए लर्नर्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास वगैरह या फिर हर तरह की चीज़ें मतलब अवेलेबल करा सकूँ, गूगल मीट पे या जूम पे, इस तरह से करा सकूँ। और यूट्यूब पर तो हम आपके लिए फ्री में बहुत कुछ डाल ही रहे हैं। तो जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, आयरनी तक हमने डिस्कस कर लिया लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए लर्नर्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।